अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूँ सिद्रा इकबाल। दिन की शुरुआत हमेशा किसी अच्छी थॉट, किसी अच्छी बात से करनी चाहिए। वो छोटी सी चीज़ भी हो सकती है, आपका फेवरेट बेवरेज भी हो सकता है। अगर आपका चाय पीने को दिल चाह रहा है तो एक अच्छा कप चाय, अच्छा सा म्यूज़िक या आपके फेवरेट कपड़े या फेवरेट कलर भी आपका दिन बहुत ही अच्छा बना सकता है। वैसे तो कहा जाता है कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ यकीनी नहीं है, लेकिन ये जो बेयकीनी की कैफियत होती है, इसमें अगर हम अच्छा सोचें, गुमान अच्छा रखें तो क्या ही बात है। हम में से कई लोग खदशात से घिरे भी रहते हैं। हमें अक्सर लगता है कि नहीं, जो वर्स्ट केस सिनेरियो है वो होगा। कभी आपने नोट किया है कि हर घर में एक ऐसा शख्स ज़रूर होता है जो अगर देर सवेर हो जाए तो वर्स्ट चीज़ें इमेजिन कर रहा होता है। अगर आपका फ़ोन नहीं लग रहा तो आप शक में पड़ जाते हैं, पता नहीं क्या हो गया, कहीं खुदा ना खासा कोई हादसा ना हो गया हो। तो ये जो सारी इस तरह की थॉट्स होती हैं, नेगेटिव थॉट्स होती हैं, इसको हम कहते हैं कि ये आपके लिए एक बेयकीनी की या एक एंजाइटी की सिचुएशन डेवलप कर रही है। हाल ही में बहुत सारी स्टडीज़ हुई और लोगों का मानना ये है कि खुसूसन बड़े शहरों में रहने वाले लोगों में एंजाइटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अगर इस दफ़ा आपकी रेजोल्यूशन यही है कि आप अपनी एंजाइटी को कम करना चाहते हैं तो आज का प्रोग्राम आप ही के लिए है। खुसूसन यहाँ पे ये बात करना चाहेंगे कि एंजाइटी को अगर मैं डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँ तो ये बिल्कुल ऐसा है कि अभी जो चीज़ हुई भी नहीं है, उस प्रॉब्लम को सच मानकर उसके बारे में अभी से सफ़र करना, उसके बारे में सोचते रहना और कहना कि फिर मैं क्या करूँगा। हालांकि ये सब खाम ख्याली बातें हैं और आपके जहन में सिर्फ एक नॉइज़ की तरह है। तो अगर आप सफ़र कर रहे हैं एंजाइटी से तो एक छोटी सी रिपोर्ट हमारे पास है इसी हवाले से। लेट्स फर्स्ट टेक अ लुक एट दैट और उसके बाद किन तरीक़ों से आप अपनी एंजाइटी को कम कर सकते हैं इस पर भी बात करेंगे। फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट दिस रिपोर्ट। जी जनाब, ग़िज़ा का आपके स्टेट ऑफ माइंड से बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। तभी हम कहते हैं कि व्हाट इज़ इट दैट यूर फीडिंग योर बॉडीज़। और इसमें सिर्फ और सिर्फ खाने पीने की अशिया शामिल नहीं है। जो थॉट्स, जो चीज़ें, जो कहानियाँ आप देख रहे हैं, जहाँ जहाँ आपकी अटेंशन और आपका फोकस जा रहा है, वो सब आपकी फीड बन जाता है। और इसको ज़रा सा मुख्तलिफ अंदाज में अगर देखें तो जो आपकी फेसबुक की टाइम लाइन है उसको भी हम फीड ही कहते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आप अपने जहन को फीड कर रहे हैं और आपके जज्बात, आपका स्टेट ऑफ माइंड, आपका जहनी तनाव, इन सब चीज़ों से डायरेक्टली रिस्पॉन्ड करता है। और तभी तो ऐसे ही नहीं कहते थे कि जब अगर आपका खुदा ना खासा तबीयत ख़राब हो तो बड़े बूढ़े बुजुर्ग हमारे यहाँ कहते हैं कि आप हल्दी दूध पीजिए, या फिर कच्ची सब्जियाँ पहले लोग बहुत खाते थे, गाजरों का इस्तेमाल, मूली का इस्तेमाल, कि आप सैलड खाइए। पोटेशियम का यहाँ पर जिक्र हो रहा था जो कि एवोकाडो में बहुत रिच है। लेकिन अगर आपका टेस्ट नहीं है एवोकाडो खाने वाला तो आपको बताते चलें कि बनानास यानी केले भी पोटेशियम से भरपूर होते हैं। और अक्सर लोगों का ये भी मानना है कि अगर आप एंजाइटी, डिप्रेसिव थॉट्स या आपको हर वक्त ऐसा लगता है कि आपका जहन उलझा उलझा रहता है तो अपनी डाइट में एटलीस्ट दिन में 1 या 2 केले भी शामिल कर सकते हैं। आप मिल्क शेक बना लीजिए, वैसे ही उनको पी लीजिए, खा लीजिए, सॉरी। तो इट रियली हेल्प्स यू आउट। आई थिंक कि न्यूट्रिशन का डायरेक्ट ताल्लुक होता है और कभी कभार किसी पे गुस्सा करने से पहले ज़रूर इन चीज़ों को देख लेना चाहिए। अगर आपके घर में कोई हेल्प है, आप सोचें कि आपके और उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स, उनके लिविंग जो सिचुएशंस है वो बहुत मुख्तलिफ होती हैं। हम अपने घरों में तो प्रिवेसी की बात करते हैं। कई ऐसे छोटे घर, कई ऐसी हेल्प्स, बहुत ही छोटे से कंपार्टमेंट में बहुत सारे लोग रह रहे होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो उलझने भी उनके साथ होती हैं। नींद कभी कभार पूरी नहीं होती, खाना आप अगर सही तरह से नहीं खा रहे, अगर कोई आए यानी अगर आपका ड्राइवर कभी लेट हो जाए तो उसको डांटने से पहले ज़रा सी देर के लिए सोच लीजिएगा कि कहीं उसकी तबीयत तो ख़राब नहीं है, कहीं उन्होंने खाना तो सही तरह खाया है या नहीं। और ये मेरे ख्याल में दुनिया के बड़े बड़े लोग करते थे। किसी ने अभी अपनी बायोग्राफी एक मुझे रेफ़र की बराक ओबामा की, और उसमें उन्होंने यही कहा कि ही यूज्ड टू रूल आउट बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में जाने से पहले वो ये बेसिक चीज़ों का ख्याल करते थे कि बिफोर ही वुड स्क्रीम एट समबडी या किसी को तनबीह करना अपनी टीम से पहले, कि ये जो काइंडनेस का एलिमेंट है वो ज़रूर सामने होना चाहिए। आज शो में जी हमारे पास बहुत कुछ है। सबसे पहले क्योंकि अक्सर हम सबकी कोशिशें होती हैं कि हम एक्सेलेंस की तरफ जाएँ। बच्चों को हम हमेशा पढ़ाई में यही कहते रहते हैं कि अच्छे से अच्छा करो, A ग्रेड्स लेके आओ। तो आज ऐसे ही एक होनहार तालिब इल्म से हम आपकी मुलाकात कराएंगे मिलो पाकिस्तान में, जिन्होंने पूरी दुनिया में कैम्ब्रिज बोर्ड के एग्ज़ाम्स लेने का एक रिकॉर्ड कायम किया है। उन्होंने डिस्टिंक्शंस ली हैं और अब उनके क्या प्लान्स हैं ये हम आपको बताएंगे। इसके अलावा इनोवेशन के ज़रिए बहुत सारे देरीना मसाइल का हल कैसे निकाला जाता है, वो भी एक बड़ा ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जो हम आपके सामने रखेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टुडे वी हैव एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू लाइंड
up for you. और ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू एक ऐसे शख्स का है जिन्होंने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के तमाम मीडियम्स, चाहे वो रेडियो हो, टेलीविज़न हो, फिल्म हो, उसमें काम किया है. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली इज़ अ कॉमन मैन्स डार्लिंग. आम लोग उनको बहुत पसंद करते हैं और इसकी उनकी वजह शोहरत उनका वो ख़ास कनेक्शन है जो लोगों से बनता है. अभी हम एंजाइटी की बात कर रहे थे. ये बात एक हकीकत है कि हमारे माशरे में बहुत सारे लोग एंजाइटी, डिप्रेशन से जूझ रहे हैं और उनके पास कोई आउटलेट नहीं है. सो ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल जहाँ पे लोगों ने एक तरह से कनेक्शन पाया है. व्हेनेवर ही एडवाइजेस पीपल, उनकी बात सुनी और समझी जाती है. लेकिन आज हम एक कैंडिड इंटरव्यू में जानेंगे कि व्हाट आर हिज इंस्पिरेशंस, उनकी कामयाबी और नाकामी, जिसको वो नाकामी गर्दानते हैं, वो क्या है. सो ऑल दैट एंड मोर इन टुडेज शो. लेकिन अभी एक छोटा सा ब्रेक. वील बी राइट बैक. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए मुश्किलात में इजाफा हो गया है जी, क्योंकि विंटर ब्रेक हो गई है ख़त्म. वापस जैसे ही आपने रुख किया है क्लासरूम्स का, तो ना सिर्फ आपके टीचर्स बल्कि साथ साथ आपके पेरेंट्स भी आपसे हर वक्त यही पूछते रहते हैं, और भाई पढ़ाई कैसी जा रही है. ये वो सवाल है जो हर स्टूडेंट का एक तरह से चिढ़ बन जाती है. लेकिन आज हम आपकी मिलो पाकिस्तान में मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे होनहार स्टूडेंट से जिन्होंने पूरी दुनिया में रिकॉर्ड कायम किया ONA लेवल्स में, स्कोर करने का, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने का. दिस एक्सेलेंस इज़ डेफिनेटली इट्स टेकिंग हिम प्लेसेस. अब इन्होंने डिग्री भी कंप्लीट करके ये वापस पाकिस्तान आए हैं. लेकिन सबसे पहले इनका आपसे तारुफ कराते हैं एक रिपोर्ट में. लेट्स टेक अ लुक. कोहाट के रिहायशी पाकिस्तानी तालिब इल्म जिन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के A लेवल इम्तिहानात में 30 A ग्रेड हासिल करके आलमी रिकॉर्ड कायम किया. इसके साथ साथ हारून ने आलमी इम्तिहान में 87 A ग्रेड हासिल करके 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किए. हारून तारिक अपने मुल्क के तालीमी निजाम में बेहतरी के लिए खिदमत सरअंजाम देने के लिए पुरअज़्म है. जी जनाब, ऐसे ही होनहार तालिब इल्मों से मिलकर हमें उन पर फ़ख्र भी होता है और यकीनन उनकी एक्सेलेंस को सराहने का भी दिल चाहता है. जब आप इतना अच्छा स्कोर करते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करते हैं, तो ये मेरे ख्याल में एक इशारा होता है कि आपकी ज़िंदगी कितनी ऑर्गेनाइज्ड और कितनी डिसिप्लिन्ड है. आज इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं. आइए मुलाकात करवाते हैं आपकी हारून तारिक से. अस्सलाम वालेकुम हारून. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू सो मच हारून फॉर मेकिंग टाइम. और बड़ा अच्छा लगा आपके बारे में जानकर. बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि ONA लेवल्स का अगर आपका रिकॉर्ड मिलाया जाए तो तकरीबन 90 सब्जेक्ट्स में आपने अपेयर किया था, जिसमें से 87 में आपको A's मिले. सबसे पहले तो ये बताइए कि अगर मैं मिनिमल रिक्वायरमेंट की तरफ देखूं तो लोग A लेवल्स में ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 या बहुत अगर आपने आपको स्ट्रेच करते हैं तो 7 या 8 मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में अपेयर करते हैं. आपने इतने सारे सब्जेक्ट्स में उसको ठाना कि मैं इसकी तैयारी करूंगा और बहुत अच्छे से तैयारी की. ये कैसे मुमकिन हुआ? सबसे पहले तो जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं वो O लेवल्स में 8 सब्जेक्ट्स होते हैं और A लेवल्स में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं. बिल्कुल. तो जब मैंने O लेवल स्टार्ट किया था तो अराउंड 10 सब्जेक्ट्स मैंने चूज़ किए थे, लेकिन O लेवल्स का ड्यूरेशन होता है अराउंड 3 इयर्स. जी. तो मैंने वो फर्स्ट ईयर में ही कंप्लीट कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह सब में A ग्रेड्स आ गए. तो फिर मैंने सोचा कि मैं 7 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स ले लेता हूँ ताकि मेरे पीयर ग्रुप, मेरे फ्रेंड्स से बेहतर ग्रेड्स हों और मुझे एक तरह से कंपेटिटिव एडवांटेज मिल जाए ताकि मैं अच्छी सी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकूँ. तो फिर जब मैंने वो सब्जेक्ट्स दिए 6 मंथ्स के अंदर 1.5 ईयर में मेरे 17 A ग्रेड्स हो चुके थे एंड आई स्टिल हैड 1.5 ईयर लेफ्ट फॉर माई O लेवल्स. तो मैंने सोचा कि मैं अब रिकॉर्ड बना सकता हूँ. देन आई वेंट फॉर 6 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स एंड अल्हम्दुलिल्लाह गॉट 6 वर्ल्ड. ज़बरदस्त. हारून मुझे बताएगा कि अक्सर स्टूडेंट से जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जी जो मेरी पसंद का सब्जेक्ट है वो पढ़ना आसान है. अगर किसी को मैथ्स में इंटरेस्ट है या इंग्लिश लिटरेचर पसंद है तो वो चाहे आप उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ भी बता दें वो पढ़ते चले जाते हैं. लेकिन आपने जो इसको एक चैलेंज के तौर पर कबूल किया, कोई तो ऐसा सब्जेक्ट होगा जिसमें बहुत ज़्यादा आपकी दिलचस्पी ना हो, उसका पढ़ाई का प्लान, उसका वर्क प्लान आप कैसे बनाते थे?
मेरे लिए जो सबसे आइड से जो डल सब्जेक्ट था वो अकाउंटिंग सब्जेक्ट था। अच्छा। एंड आई डिडंट यूज टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल अक्सर नहीं जाता था, सेल्फ स्टडी प्रेफर करता था, इवन दो आई वाज इनरोल्ड इन अ स्कूल, लेकिन मैं सेल्फ स्टडी प्रेफर करता था। सही। तो अकाउंटिंग सब्जेक्ट विदाउट ए टीचर करना बहुत मुश्किल काम है, आई बिलीव। Right. तो वो जो था उसका मैं पैटर्न यही रखता था कि आई स्टडीड फ्रॉम मल्टीपल बुक्स, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट स्टडीइंग फ्रॉम अ टीचर तो यू हैव टू रिलाई ऑन मैनी बुक्स। बिल्कुल। तो मेरा भाई यूके में था, जो अच्छी बुक्स यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी तो मैं एंडोस्ड बुक्स अक्सर मैं भाई से मंगवा लेता था। तो मैं जब आई यूज़ टू गो फॉर 3 और 4 बुक्स, तो उसमें इतना मेरे पास डाटा आ जाता था कि एटलीस्ट इवन दो अगर मेरा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है सब्जेक्ट में, लेकिन इतनी नॉलेज हो जाती थी कि इजीली मैं पेपर अटेम्प्ट कर लेता था। सही। हारून, जो सब्जेक्ट्स आपने जिस तरह कहा कि 3 साल में आप हर दफ़ा मज़ीद सब्जेक्ट्स को अपने लिए एज ए चैलेंज लेते थे, फिर उसको कर चुके होते थे, तो जो आपके क्लास फेलोज़ या आपके पीयर्स आपसे कहते थे कि भाई तुमने तो मिसाल के तौर पर मैथ्स का पेपर कर लिया या हिस्ट्री का पेपर कर लिया और तुम इस सब्जेक्ट में क्लियर भी हो गए, मुझे अपने नोट्स दे दो, तो क्या आप लोगों को हेल्प करते थे? जी, ये तो आई थिंक इसमें तो कोई बुरी बात नहीं है। मैं ऑफ कोर्स जितनी हेल्प कर सकता था मैं करता था, और मेरे नोट्स अगर उनके पास चले जाएं तो मेरा तो कोई पर्सनल कोई लॉस नहीं है। ये है कि किसी और का फ़ायदा हो जाता है, तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि जितना मैं कोशिश कर सकता था अपने फ्रेंड्स की हेल्प करता था, इवन दो वो अक्सर मेरे पास पढ़ने भी आते थे, जो उन्हें समझ नहीं आती थी तो मेरे दोस्त मेरे से कुछ सीखने के लिए भी आ जाते थे, तो वो मैं उनकी हेल्प कर रहा था। अच्छा, आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ आमतौर पर 2 राय पाई जाती है। लोग कहते हैं कि या तो आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो, यू वर्किंग वेरी हार्ड, या यू वर्क स्मार्ट। और स्मार्टनेस को हम अक्सर कहते हैं कि जी स्ट्रीट स्मार्ट होना, जो आम तौर पे आप लोगों के साथ थोड़ा स्मार्टली बिहेव करें। जैसे हम अक्सर लोगों को देखते हैं कि पढ़ाई में वो बहुत अच्छे नहीं होते लेकिन स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं। आपको भी ये फ़र्क नज़र आता है, और आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, जो आजकल इफ़ यू थिंक फाइनेंशियली जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं तो वो मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स और आजकल जेफ बेजोस, ये सारे जो हैं अगर आप नोट करें तो ये स्ट्रीट स्मार्ट लोग हैं। राइट। एकेडमिकली इन्होंने प्रॉब्ली शायद डिग्रीज भी कंप्लीट नहीं की, इवन दो सम ऑफ देम वर इनरोल्ड इन हार्वर्ड, लेकिन उन्होंने फिनिश नहीं की थी अपने अर्ली 20s में डिग्री फिनिश नहीं की थी। तो आइडियली तो ये होना चाहिए कि आपको दोनों चीज़ों में अच्छा होना चाहिए, लेकिन अगर आप प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस देखें तो अगर आप एकेडमिकली अच्छे होते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आपकी ज़्यादा बेहतर होती है। right. आपको ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। True. लेकिन अगर आप स्ट्रीट स्मार्ट होते हैं तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कम होती है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। आप इनोवेशन करते हैं, आप क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग खुद कर रहे होते हैं और अपने लिए खुद रास्ता बना रहे होते हैं। हारून, फिर एक सवाल पैदा होता है कि जब मैं आपसे बात कर रही थी, आपने खुद कहा कि मैं अब मुल्क वापस आया हूँ और यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली मैं बिज़नेस सेटअप करूँगा, लेकिन मेरा एम ये है कि हमारे यहाँ के तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाया जाए। अब हमारे यहाँ अगेन तालीमी निज़ाम के हवाले से कई सारे इश्यूज़ हैं। लोग कहते हैं कि जी एक तो ये इतना बटा हुआ सिस्टम है, यहाँ O लेवल्स भी है, A लेवल्स भी है, हमारा लोकल सिस्टम भी है, फिर इसके अलावा इंटरनेशनल बैकलॉरिएट और दूसरे मदारिस का सिस्टम भी है। आप क्या समझते हैं कि इस सब को यकजा कैसे किया जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इम्प्रूव होना चाहिए। जो लोकल हमारा स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन और लोकल बोर्ड्स हैं वो स्टैंडर्ड ऑफर नहीं कर रहे कि जिसमें मैं या और जो स्टूडेंट्स हैं वो ये वाली डिग्रीज करके बाहर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकें। सही। तो आपको फिर अगर बाहर जाना है, ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो आपको फिर ये O लेवल्स, A लेवल्स, ये अल्टरनेट जो हमारे पास बोर्ड्स हैं यही देखने होते हैं जिनका स्टैंडर्ड पाकिस्तानी बोर्ड से बहुत बेहतर है। सही। तो कोशिश तो यही करनी चाहिए, जैसे आई हैव हर्ड कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं ये कोशिश कर रहे हैं, अभी करंट एजुकेशन मिनिस्टर हैं शफकत महमूद, वो कोशिश तो कर रहे हैं कि एक यूनिटी लाएँ, एक तरह का निज़ाम लाएँ, और आई थिंक दे प्रॉब्ली वुड हैव वेरी गुड प्लान्स। लेकिन उसमें कॉम्प्रोमाइजेस ना हो। जिस तरह हमने कहा कि यूनिफाई करना उसको एक चीज़ होती है, लेकिन हम उसमें मज़ीद सारी और इश्यूज़ भी हैं। 18वीं तरमीम के बाद जैसे कहा जा रहा है कि अब ये सूबाई सब्जेक्ट बन गया है, तो हर सूबा अपने तरीके से अपनी कैपेसिटी के थ्रू इसको एड्रेस कर रहा है। एक सवाल आपसे और करना चाहूँगी जो हो सकता है आपको थोड़ा डिफरेंट लगे, क्योंकि आपकी एकेडमिक एक्सेलेंस जो आपने प्रूव की है वो कैम्ब्रिज सिस्टम के थ्रू की है। अब कैम्ब्रिज सिस्टम
सिस्टम पे भी लोग तनकीद करने लगे हैं कि जी ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें इनोवेशन और जो आपकी अपनी क्रिएटिविटी है वो उस तरह इन्हांस नहीं होती। आप क्योंकि अब इस मरहले से गुजर चुके हैं, ओवरऑल आप तालीम को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहते हैं, आप किस तरह देखते हैं कैम्ब्रिज सिस्टम को और क्या आप वाकई समझते हैं कि अब इस सदी में वहाँ पे भी इनोवेशन की ज़रूरत है? अगर आप कंपैरेटिवली देखें तो पाकिस्तानी सिस्टम से तो बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी ज़्यादा है जी, लेकिन उसमें भी इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं ऑफ कोर्स। तो अगर कंपैरेटिव आप देखना चाह रही हैं तो पाकिस्तानी सिस्टम इज़ मोर मेमोरी बेस्ड। ये अनफॉर्चुनेट सी बात है कि आपको रटा लगवाएं। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ दिस काइंड ऑफ एजुकेशन, क्योंकि आप कुछ नया नहीं सीखते, क्रिएटिविटी नहीं सीखते, नए आइडियाज़ नहीं बिल्ड करते। तो आपके मुल्क में इनोवेशन कैसे हो सकती है जैसे जो डेवलप्ड कंट्रीज़ में होती है? तो मैं तो इस सिस्टम के बहुत अगेंस्ट हूँ कि मेमोरी बेस्ड नहीं होना चाहिए, क्रिएटिविटी होनी चाहिए। इवन कैम्ब्रिज में थोड़ा मेमोरी बेस्ड है इन सम ऑफ द सब्जेक्ट्स, लाइक केमिस्ट्री में थोड़ा रटा है एंड इस्लामियात, पाकिस्तान स्टडीज, बेसिक लॉज वगैरह, बाकी सब्जेक्ट्स जी बाकी सब्जेक्ट्स में वो फिर रिकवर हो जाता है, क्योंकि उसमें वो क्रिएटिविटी जो है इनकरेज करते हैं। और प्रैक्टिकल्स जो होते हैं वो भी आपको कराए जाते हैं ए लेवल्स में। अनफॉर्चुनेटली ओ लेवल्स में कोई प्रैक्टिकल्स नहीं होते, तो जिसकी वजह से क्रिएटिविटी थोड़ी बहुत डिक्रीज होती है इवन इन कैम्ब्रिज सिस्टम। बिल्कुल। हारून, आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि अक्सर लोग जब पाकिस्तान के मुख्तलिफ मसाइल का जिक्र करते हैं तो कहते हैं जी पाकिस्तान में लीडरशिप क्राइसिस है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हमारे यहाँ बच्चे एकेडमिकली बहुत साउंड हैं, वर्ल्ड डिस्टिंक्शंस लेते हैं। जो एक कहा जा रहा है कि लीडरशिप का या कायदाना सलाहियतों का फुकदान है वो अपनी जगह है। मैं आपकी अभी रिपोर्ट देख रही थी तो मैंने देखा कि आप हमारे मुल्क के जो कायदीन हैं, चाहे वो अस्करी क़यादत की बात करें, हुकूमत की बात करें, उन सब से भी आपकी इंटरेक्शन हुई है। आप क्या समझते हैं कि ये जो इनोवेशन करने के लिए या मुख्तलिफ मसाइल को हल करने के लिए लीडरशिप क्वालिटीज़ चाहिए, उसमें आपने कैसा पाया हमारे लीडर्स को? हमारे जो लीडर्स हैं, जो टॉप टियर लीडरशिप है करंट, आई थिंक वो तो बहुत अच्छे लीडर्स हैं आई वुड से। हम अब करंट चीफ जस्टिस को देख लें, प्राइम मिनिस्टर को देख लें या करंट आर्मी चीफ को देख लें, वो अपने पॉलिटिकल एरिना में सारे कोशिश कर रहे हैं, एटलीस्ट दे आर वर्किंग हार्ड। तो प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए कि आप एटलीस्ट लगे लोगों को कि आप काम अच्छा करो। लेकिन जो उससे लोअर टियर लीडरशिप है वो प्रॉब्ली आई थिंक इतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए। हमारे और डेवलप्ड कंट्रीज़ में जब ऑस्ट्रेलिया गया था, ये मैंने नोट किया था कि उनकी जो लोअर टियर लीडरशिप होती है उस पर वो ज़्यादा कंसंट्रेट करते हैं, वो ज़्यादा अच्छी बनाने की कोशिश करते हैं, जिसको हम कहते हैं कि सक्सेशन प्लान उनका बहुत अच्छा होता है कि एक जब टॉप लीडर ग्रेजुएट कर जाए या वहाँ से उसका टर्म ख़त्म हो जाए तो जो नया एक फ्रेश ब्लड उसके अंदर आ रहा है, उनके पास भी वही सलाहियत है, वही कैपेसिटी, बल्कि दे विल बी एबल टू बिल्ड ऑन दैट वर्क। हारून, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। अल्लाह ताला इसी तरह आपका कामयाबियों का सफ़र जारी रखे और आप और आपके जैसे और दूसरे होनहार तालिब इल्म पाकिस्तान का नाम रोशन करते रहें। इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा माहौलियात की भी बात कर लेंगे, बिकॉज जहाँ हम कहते हैं कि इनोवेशन बहुत ज़रूरी है, इनोवेटिव तरीके हमारे देरीना मसाइल को हल करने के लिए भी बहुत ज़रूरी हैं और इसमें एक ऐसी ही इम्प्रूवमेंट हुई है, एक ऐसा ही प्रोजेक्ट है जो हमारी नज़र से गुजरा है, वो आपसे भी शेयर करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और यकीनन हमारी कोशिश होती है कि लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हैं वो आप तक लेके आएँ। एक न्यूज़ आपने हाल ही में देखी होगी जिसमें ये बताया जा रहा है कि बायोगैस के ज़रिए किस तरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का एक नया प्रोजेक्ट इनिशिएट किया है एक डेयरी फार्म ने। तो पहले तो हम आपको इस हवाले से एक रिपोर्ट दिखाते हैं, बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट क्या है और किस तरह इसकी वजह से हमारा एक बहुत जो देरीना मसला है इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज का, उसको हल कैसे किया जाता है। Let's first take a look at the package. जी जनाब, तो आप देख सकते हैं कि काउ डंग से, एनिमल वेस्ट से किस तरह बायोगैस और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हो सकती है और ये इनिशिएटिव लिया रफ़ीक खान साहब ने। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने का। और सबसे पहले तो कि ये आइडिया आपके पास कैसे आया, क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि आपका डेयरी फार्म था, काउ डंग को इस्तेमाल करते हुए बायोगैस जनरेट करना। आई नो दिस इज़ बीइंग डन अराउंड द वर्ल्ड, लेकिन आपने इसके बारे में पहले कैसे सोचा? 2012 में एनर्जी क्राइसिस थी, बिलिंग बहुत ज़्यादा आने लगी, तो मैं
हम इसे अल्टरनेट एनर्जी के लिए कोशिश करें। फिर मुझे हमारे पास ऑप्शन ये आया कि बायोगैस से आप लगाएं, लेकिन मुझे ये यकीन नहीं आ रहा था कि बायोगैस से गोबर से बिजली बनेगी और ये कैसे हो सकता है। और उसका जो इन्वेस्टमेंट थी उस वक्त कुआं और उसको मिला के जनरेटर को 17 लाख रुपए की थी, तो मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर मैंने कोशिश ये की कि एक ड्रम में आधा गोबर दिया, आधा पानी मिला के उसको बंद किया, फिर उसमें एक नट लगाया। 21 दिन तक हम उस नट को खोलते थे और उसमें से कोई नहीं। 21 दिन के बाद एक थोड़ा गैस निकली और जिसको हमने दिखाया, फिर मुझे यकीन हो गया कि पॉसिबल तो है, पॉसिबल है। फिर हमने कुआं लगाया, वो बड़ा अच्छा चला। फिर 2 और लगाए और 18 घंटे मेरा 50 kV का जनरेटर चलता है। तमाम फार्म की अभी फीड मिल भी चलती है, उस पर हमारे मिल की मशीनें चलती हैं, हमारे तमाम ऑफिस के जो पंखे, बिजली, ये सारी चीज़ें उससे चलती हैं। तो आप कहेंगे कि ये तजुर्बा इतना जो कामयाब रहा, ये एक अल्टरनेटिव सोर्स हो सकती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। हम जिस तरह यहाँ पे देखते हैं कि ये वेस्टेज के बारे में कोई सोचता नहीं है कि अल्टरनेटिव तरीका। आपसे किसी ने रब्ता किया कि हमें भी ये प्रोजेक्ट बताइए, किस तरह आपने ये आपके तवज्जो से अभी जो आपके टीवी पे उसमें आया, तो बड़े फार्मर आ रहे हैं मेरे पास और मैं उनको दिखा रहा हूँ, ये देखें कि किस तरह से। और इसके बाद जो हमारे लिए मुसीबत बनी थी, इसके जो सैलरी थी वो चूँकि वहाँ निकासी है नहीं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनी हुई थी। फिर वो मैंने उसकी दूसरी खाद में गोबर में ये मिला के और उसमें थोड़ा शीरा, थोड़ा एक EM आता है, वो मिलाए थे, इसमें बनते हैं कीड़े बनते हैं। सही 22 दिन के बाद वो इतनी अच्छी खाद है कि हम उसको मैंने हर जगह मैंने किया और अभी बेच भी रहा हूँ उसको, और माशाल्लाह उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो आपका कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इन अल्टरनेटिव मींस को एक्सप्लोर करते हैं तो ज़ीरो वेस्टेज पे, जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी है। रफ़ीक साहब, आपने मेरे ख्याल में जब ये प्रोजेक्ट शुरू किया होगा तो माहौलियात या माहौल पे इनका असर ये तो आपके जहन में नहीं था, लेकिन आपके तजुर्बे के ज़रिए माहौल के लिए ये एक फ़ायदेमंद चीज़ है। मुझे तो सिर्फ बिजली का उसमें था और वो भी यकीन आ नहीं रहा था, लेकिन जब ये हुआ तो अब मैं हर आदमी को बताना चाहता हूँ कि भाई खाली बैंस कॉलोनी और सुपर हाईवे की गोबर से हम आधी कराची को बिजली दे सकते हैं और पूरे सिंध को फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट बिलियंस में फॉरेन एक्सचेंज बचा सकती है और ऑर्गेनिक खाद मिल सकती है। ये सही ताकत वाली खाद है। यानी आप वैसे भी देखें कि हमारे गांव देहातों में अगर आप चले जाएं तो गोबर को एज फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है, यानी उसको चूल्हे में या कहीं पे भी आपने आग लगानी हो तो उसका इस्तेमाल किया जाता है। बट दिस वे इसमें ज़रूर एक छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट तो है, यानी थोड़ी मेहनत भी है, लेकिन जिस तरह कहा गया कि इसका वेस्टेज अगर निकलता है वो भी फर्टिलाइज़र में तब्दील हो सकता है। सो देयर इज सो मच एडवांटेज होता है। एवरीथिंग इज इन मनी। और जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया वो 4-5 महीने में मेरे को रिटर्न वापस आ गया। तो रफ़ीक साहब, इस तरह की प्रैक्टिसेस पूरी दुनिया में तो हम देखते हैं कि अगर कोई डेयरी फार्म ऐसा इनिशिएटिव ले, एक माहौलियात का या फिर एक इकोनॉमिक, इसको यानी एक माशी मसला ही कहेंगे जब हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, उसकी खपत ज़्यादा है और उसकी जो सप्लाई है वो कम है, तो ऐसी चीज़ों को बहुत सराहा जाता है। आपका ये एक्सपेरिमेंट इतना कामयाब रहा है, आप समझते हैं कि हमारे यहाँ जो पजीराई बहैसियत एक माशरे के हमें देनी चाहिए वो हो रही है, या अभी आप इसके बारे में मज़ीद लोगों को बताना चाहते हैं? मैं तो इसको इबादत समझ के कर रहा हूँ, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने हमको ये अपॉर्चुनिटी दी है। और इतना अगर बैंस कॉलोनी आप देखें और सुपर हाईवे पे इतना बड़ा डंक और वो पोल्यूशन पैदा कर रहा है, वो हमारे लिए वो कर रहा है, जबकि वो हमारे लिए नियामत है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी नियामत है और हमें इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। जिस तरह कहते हैं कि अगर आपने आगे ही आपको चीज़ों के बारे में पता मिल जाए, मालूमात अगर हो, तो वाकई जिसको हम हमेशा एक मसला समझते रहें, यकीनन आप जब इन एरिया से गुजरते हैं तो ये गोबर की स्मेल को आप सोचते हैं कि भाई ये क्या है, लेकिन ये आपके एक बहुत बड़े देरीना मसले यानी इलेक्ट्रिसिटी की अगर कमी है उसको हल भी कर सकता है। यही वो अल्टरनेटिव वेज़ है जिसकी तरफ हमें जाना पड़ेगा। आगे ही मालूमात, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसी तरह के मसाइल का हल इन अ वे दैट विल सॉल्व मेनी ऑफ आवर प्रॉब्लम्स। रफ़ीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ मौजूद होने का। हमारी इस प्लेटफॉर्म के जरिए कोशिश है कि ऐसी काविशों को ज़रूर आपके सामने लाया जाए। इसी के साथ बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ, हमारे साथ रहिए, वील बी राइट बैक।
एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, और यकीनन जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हम अमूमन करते हैं सिर्फ एक सेगमेंट विद अ रेजोल्यूशन मेंटोर, बट देयर आर सम पीपल इन आवर लाइफ सिर्फ ये गिफ्ट दिया बल्कि वो रीच भी दी। मैं जहाँ जाती हूँ हमारे मेहमान के बारे में लोग बहुत अच्छे अल्फाज से उनको याद करते हैं, और मुझे अच्छी तरह याद है कि थ्रू आउट दीज ईयर्स आई हैव मेट सेवरल कॉलीग्स एंड फ्रेंड्स हु यू नो व्हेन दे फाउंड आउट वी यूज्ड टू एट वन पॉइंट वर्क फॉर द सेम नेटवर्क, तो वो मुझसे पूछते यही थे कि अच्छा आप उनको जानती हैं, और हम उनका शो बड़ी दिलचस्पी से सुनते भी हैं, उनको देखते भी हैं। तो चाहे किसी भी मीडियम की बात की जाए, चाहे हम टेलीविज़न की बात करें, रेडियो की बात करें, सिनेमा की बात करें, ही हैज़ बिन अ पावर हाउस ऑफ टैलेंट एंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। और अब मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान के कि ही इज़ अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। इन्होंने खुद सोचा है कि टू बिल्ड अप ऑन दिस वेरी गिफ्ट ही इज़ गोइंग टू रीच आउट एंड चेंज मोर लाइव्स। तो आज हमारा डिस्कशन इसी हवाले से है कि किस तरह ज़िंदगी में एक पॉजिटिव तब्दीली ला सकते हैं, इनकी ज़िंदगी, इनकी जर्नी, इनकी टेलीविज़न एंड एंटरटेनमेंट की जर्नी से हम क्या कुछ सीख सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं द वन एंड ओनली, द मैन विद द इम्पैक्ट, द मैन विद द गिफ्ट ऑफ द गैप, बिकॉज ही कैन ट्रांसफॉर्म हार्ट्स एंड ही कैन ट्रांसफॉर्म माइंड्स। हमारे साथ मौजूद हैं साहिर लोधी। अस्सलाम वालेकुम साहिर, सच अ प्लेजर टू हैव यू ऑन माय शो। एंड आप वैसे ही मॉर्निंग्स को मुस्कुराता हुआ बना देते हैं। आज हमने सोचा कि आज हम आपको आज पाकिस्तान के सेट पे जरूर बुला के आपसे एक्सक्लूसिवली बात करें। बहुत शुक्रिया, and I especially came for you because I have always admired your work, always admired। मुझे अच्छी तरह याद है साहिर, आपकी मेरी पहली मुलाकात was on my show Lucky Sunday, और उस वक्त आपने वो नेटवर्क यानी TV1 ज्वाइन ही किया था, and you were planning your late night show which was your appeal at that time। मुझे बताएं, रात का वो पहर जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे ज़िंदगी भर के खौफ, वो चीज़ें जो हमारे फेलियर्स होते हैं, रिग्रेट्स होते हैं, हमारे जहन में आ जाते हैं। तो चाहे वो टेलीविज़न हो या रेडियो हो, आई नो ऑफ पीपल, देयर मिलियंस ऑफ पीपल जिन्होंने कहा कि हमें वो जो एक छोटी सी टिमटिमाती हुई रोशनी होप की चाहिए होती थी, वो साहिर है हमारे लिए। हाउ डिड यू कम अप विद द आइडिया? आई डोंट नो, आई थिंक आई हैव लिव्ड अलोन फॉर सो मेनी इयर्स। मैंने लाइफ जो अपनी गुजारी है बहुत इंडिपेंडेंट गुजारी है। आई वाज वेरी यंग व्हेन आई लेफ्ट पाकिस्तान। आई ग्रो अप इन एन एनवायरनमेंट जहाँ कोई था नहीं आसपास में, तो जो डिसीजंस थे वो मेरे थे। सही। व्हेन आई केम बैक तो मेरा शौक़ था कि मुझे ये करना है, मैं करने लगा। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे ये कहा, आते ही कंट्रोवर्सीज़ का शिकार मैं हो गया, फॉर वट एवर द रीज़न वाज, वो तो आते ही मैं शिकार हो गया। एंड अ लॉट ऑफ पीपल डाउटेड दैट इफ़ आई एवर बी एबल टू डू दैट और नॉट। मैंने हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ सोची है कि मुझे नहीं पता कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, अच्छा हूँ या बुरा हूँ। व्हेन कैमरा टर्न्स ऑन, आई थिंक आई टर्न ऑन। व्हेन कैमरा इज स्विच्ड ऑफ, आई गो ऑफ। हम बहुत सारे टाइटल्स, आप साहिर द होस्ट भी है, साहिर द एक्टर भी है, साहिर द सेलिब्रेटेड आरजे भी है। मैं आपको बताऊं, हु इज साहिर? अजीब सी बात है, साहिर लोधी एंड साहिर आर टू डिफरेंट पीपल। साहिर लोधी हैज एन एक्सेस टू साहिर, एंड साहिर ऑब्वियसली हैज द एक्सेस टू साहिर लोधी, बट दे डोंट मीट ऑफन। और जिस दिन भी साहिर लोधी जीत गया, आई थिंक दैट विल बी डेवास्टेटिंग। So it's always Sahir who wins. Sahir जीत जाता है, हर मामले में Sahir जीत जाता है। Whether it's anything in my life, I don't let Sahir Lodhi make the decision, because Sahir Lodhi is the face. Sahir Lodhi is a person who can actually think from here, but Sahir is the person who thinks from here. And because if I was to ask you one thing, कि ज़िंदगी में जब भी हम इंटरव्यूज़ करते हैं, हम लोगों की कामयाबियाँ, उनकी अचीवमेंट्स सेलिब्रेट करते हैं, साहिर आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी नाकामी क्या थी? बहुत सारी हैं, बहुत सारी नाकामियाँ। लाइफ में जितनी सक्सेसेस मुझे मिली हैं, उसके लिए जो मैंने नाकामियाँ देखी हैं बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। नथिंग एक्चुअली केम टू मी जस्ट लाइक दैट। और अभी भी मुझे नहीं पता, आई स्वेयर, आपने इतना, यू वर वेरी काइंड टू से ऑल दैट, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई एम जस्ट अ कॉमन मैन, आई वेयर दिस शलवार कमीज, दिस चप्पल एंड दिस घड़ी, एंड देन आई जस्ट वॉक आउट एंड आई एम अ रेगुलर गाय। I happen to be working on television. I happen to be doing radio shows. This is my job, this is my duty, this is my calling. That's what I love to do. लेकिन मुझे ऐसा लगता है मैं जितना कामयाब हुआ हूँ उससे कहीं ज़्यादा नाकाम हुआ। In every aspect of life, whether it's relationships, whether it's friendships, whether it's this जो मैं अभी कर रहा हूँ, ये in my professional life, आपको सक्सेस के लिए नाकामियाँ देखनी पड़ती हैं। हम भी बात करते हैं, आप साहिर के शो में भी देखें, बल्कि इनका तमाम बॉडी ऑफ वर्क में देखूं तो यही कॉमन चीज़ निकलती है कि अपने दिल की सुनो, और अगर आपका दिल खुश है, आपका ज़मीर राज़ी है, तो बस दुनिया की हर नेमत आपके पास है। लेकिन साहिर,
एक जो चीज़ लोग कॉमनली कहते हैं और लेट नाइट मुझे भी वैसे गुमान होता था, कभी बार हम गाड़ी में हैं और आपका रेडियो शो सुन रहे हैं तो आपकी आवाज़ शाहरुख खान से वो डिलिबरेट थी या मिलती है? नहीं, मैं तो डिलिबरेट तो कुछ भी नहीं मेरी लाइफ में। द पीपल हु नो मी रियली क्लोज दे नो दैट कहीं से किसी भी चीज़ की प्रिटेंडिंग हो ही नहीं सकती, मेरी लाइफ में है ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे नहीं पता जब when me and Shahrukh when we met, तो I think we both were really surprised and sort of kind of strangely shocked. हम जिन philosophies के बारे में बात कर रहे थे, they were matching. We finished the show and then उसके बाद हम काफ़ी देर तक बैठे रहे और बात करते रहे and then we happened to find out कि यार बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, but that does not mean कि मेरा कोई ऐसा कोई deliberate effort है कि जिसके अंदर I want to look like him or I want to talk like him. शुरू में यही एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी। It used to hurt me really. यही इल्ज़ाम लगाते थे ना लोग कि या तो आप अपने आप को शाहरुख खान समझते हैं या उसको कॉपी करते हैं। आप रिएक्ट कैसे करते थे साहिर इस एक्यूजेशन पे? उस वक्त भी कोई रिएक्शन नहीं था और अब तो बिल्कुल नहीं है। उस वक्त भी मुझे तकलीफ ये थी कि आयरॉनिकली शाहरुख की फिल्म का एक डायलॉग है जो मुझे याद है एंड आयरॉनिकली मुझे बहुत बाद की फिल्म है ये, लेकिन वो फिल्म का डायलॉग जो है वो कभी कभी उस सिचुएशन पे ठीक बैठा जो मेरी थी कि मैं अपने लोगों से हार जाऊंगा। अब शायद मुझ में वो भी नहीं रहा कि मैं उसको क्लैरिफाई करूं। इट इज़ सच एन absurd थिंग किसी के बारे में ये कहना कि तुम उसकी तरह लगते हो, तुम उसकी तरह कॉपी करने की कोशिश करते हो, सच वो अजीब सी एलिगेशन है, तो मैं उसको क्लैरिफाई अब नहीं करता। तकलीफ़ मुझे ज़रूर होती है कि आफ्टर 14-15 ईयर्स ऑफ माई वर्क एंड द कंडीशन दैट वी वर्क, आपको पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, उसके बावजूद आपको मैं नज़र नहीं आ रहा, तो फिर इसमें मेरा कसूर हो नहीं सकता, इसमें रियली मेरा कसूर नहीं है। लेकिन शायद मेरी ट्रेनिंग साहिर है कि मैं हर चीज़ का पॉजिटिव देखती हूँ, तो मुझे ये कोइंसिडेंस बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि शाहरुख खान इन हिज मूवी बिल्लू बार्बर ही प्लेज अ सुपरस्टार and his name in that movie was Sahir. I thought this is so interesting. I asked him that question and he goes, हाँ क्या नहीं? Yeah, but honestly he's a very good soul. बहुत अच्छे आदमी है वो. He's a very humble person. Very humble person and a very good soul. I mean you get to know people. I get to know people through their souls. हाँ. तो मुझे ऐसे लगता है कि वो soul का connection जो है, वो universe talks to you and when the universe is talking to you, you need to listen. तो उस वक्त जिस वक्त शाहरुख आए और हम बैठे साथ में, तो मैंने उनसे एक क्वेश्चन किया था एंड शाहरुख जस्ट लुक्ड एट मी एंड दैट वेरी मोमेंट वाज द मोमेंट ऑफ नोइंग दैट यू नो वी आर टॉकिंग, दैट वी क्लिक। नो क्लिक तो ठीक ही है, बट वी आर टॉकिंग, वी आर कम्युनिकेटिंग, souls are communicating. मैंने उनसे कहा कि you loved your father so much that you've replaced him. You've replaced him. He's not there. So you have taken his role and he looked at me. And at the moment we went silent एकदम। और आपने ये कैसे realize किया था? I don't know. I think सिद्रा शायद मुझ में ये ability है, अल्लाह मियाँ ने ये सलाहियत रखी है that कुछ ऐसा हो जाता है। If you ask me, I've never used scripts. मैंने ज़िंदगी में कभी स्क्रिप्ट यूज़ नहीं की। कोई मेरे आइफ भी नहीं लगती, कोई मुझे ये नहीं बताता। मुझे बेचारे मेरे जो शो कर रहे होते वो हाथ का इशारा करते, भाई ब्रेक लेनी है, भाई ब्रेक लेनी है, तो मुझे पता नहीं क्या होता है। I have no idea. It's magic. I don't know what. मुझे कभी-कभी लगता है जैसे भी आप बात कर रहे थे ना साहिर लोधी और साहिर का फर्क, I think there is a part of your personality कि जब कैमरा ऑन होता है आप खुद भी उसको सिर्फ तभी एक्सेस कर पाते हैं। I think and that magic is what we see on television. साहिर से ज़रूर हमारी बातें जारी रहेंगी और मैं आपको बताती चलूँ कि जो हमने शुरू में बात की, change your life, this is Sahir's new baby, यानी he is actually talking about how you can transform your life। और इनका जिस तरह मैंने कहा कि तमाम डॉट्स को अगर मैं कनेक्ट करती हूँ, I think this is what his body of work stands for। इस पे बात करेंगे मजीद जी एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान एंड आई हैव एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू विद साहिर लोधी, आपके हर दिल अजीज, और यकीनन बहुत सारी बातें आप इनके बारे में जानना चाहते हैं। ट्वीट्स आपकी मेरे पास आ रही हैं। साहिर, सबसे पहले तो एवरीबडी वांट्स टू नो हाउ इट ऑल स्टार्टेड। जैसे आपने खुद कहा कि 14 साल माशाल्लाह आपको इंडस्ट्री में हो गए, इससे पहले अकेले पढ़ाई काम करते अमेरिका में गुजरे। तो लोग जो ना कुछ डॉक्टर्स होते हैं कहते हैं जी वापस आके गरीबों की खिदमत करना चाहता हूँ, आप वापस कैसे आए? It was just a fluke. It was just a fluke. I lost a lot of money in business, and I started very young. And one day I realized that I really don't have anything. So I decided to take a break, and I decided to come back to Pakistan and stay here with my family. And then we spoke, Shaista and me. And Shaista goes, "भाई अब आप आ जाए." मैंने कहा अच्छा ठीक है मैं आ जाता हूँ. I came here for a couple of weeks, 2 weeks के लिए आया था मैं. तो शाइस्ता took me to गजनफर साहब. सही. इंडस पे करती थी शाइस्ता एंड यू करती थी वो. I think शाइस्ता एंड यू. शाइस्ता एंड यू एयरवाई का था. I think इंडस पे कुछ और, बट ऐसे ही शो था. गजनफर साहब के पास मुझे लेके गई और कहने लगी बाबा ये मेरे भाई हैं और ये अभी अभी यूएस से आए हैं और आप इनको देखें कि कैसे हैं. तो उन्होंने कहा हाँ भाई क्या करते हो तुम? मैंने कहा सर मैं रेडियो भी करता हूँ, रेडियो में वहीं पे भी करता था और मुझे शौक है इसका. कहना अच्छा ठीक है तुम जाके ऑडिशन दो. तो इरफान हुआ करते थे, ही इज़ नो मोर, इरफान एहसान हुआ करते थे हमारे डीओपी. तो वो गए. अच्छा एक इंस्टेंट के अंदर ना इरफान ने मुझ पर अपना रोब जमाने की कोशिश की ना, सीधे खड़ो जाओ यूं करके. तो मैंने जब अपना पहला ऑडिशन दिया तो वो यूं करके दिया ना, दाम बताएं इनाम उठाएं, दाम बताएं इनाम उठाएं. एंड देन सो नेक्स्ट डे गजनफर साहब कॉल्स मी एंड ही गोस कहाँ तुम? मैंने कहा सर मैं घर पे हूँ. इधर आओ मेरे पास. मैं आ गया. तो मुझे कहते हैं यार अगर मैं तुम्हें सुनूं ना वैसे कान से कान लगा कर देख नहीं रहा हूँ, तुम बहुत अच्छा बोलते हो, लेकिन जब मैं तुम्हें देखता हूँ ना मुझे ऐसा लगता है कि तुम I said what? कहते नहीं मैं नहीं रख सकता तुमको. तो फ्लंक्ड. मैं पहला ऑडिशन फ्लंक्ड, कंप्लीटली फ्लंक्ड. देन मुझे यकीन नहीं आया. तो मैंने फिर इकबाल अंसारी साहब को फ़ोन किया शाइस्ता के. मैंने कहा सर प्लीज़ सर मेरा एक कॉन्सेप्ट है सर प्लीज़ सुन ले सर, मुझे लगता है मुझ में बहुत टैलेंट है. कहने लगे कि अच्छा आप आइए. तो मुझे उन्होंने एयरवाई के दफ्तर पे बुलवाया. तो मैं वहाँ गया. मैंने कहा सर ये रांझे सस्सी पुन्नू हीर सर एक कॉन्सेप्ट है प्लीज सर मुझे करने दें. ही अंडरस्टूड. ही गोस अच्छा ठीक है आप करें. तो आई स्टार्टेड रिकॉर्डिंग द फर्स्ट एपिसोड. देन गजनफर साहब कॉल मी वन लेट एट नाइट. कहते हैं कि सुबह 8 बजे है शो आ जाना. मैंने कहा सर हाँ लाइव शो है. सो आई डिड नॉट नो एनीथिंग. नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट देयर एंड इसी तरह का सोफा था, सामने कैमरा था और कहने के बस बोलना शुरू कर दो. मैंने कहा क्या बोलूँ मैं? कहने हमारी ये ट्रांसमिशन है 8 बजे से 1 बजे तक तो बोलनी है. तो पहले 3 घंटे मैं उनकी ट्रांसमिशन करता था, मतलब होस्ट था उनकी ट्रांसमिशन का. और फिर आज के मेहमान पहला शो था जिसको बाद में चाय टाइम किया था, जो मैंने वहाँ पे करना शुरू किया 11 से 12 बजे. फिर 12 बजे मैं राहत के साथ या अंबर के साथ होवर यूज्ड टू कुक उनके साथ हुआ करता था. हाँ. फिर 1 हफ्ते के बाद अचानक गजनफर साहब को मैंने एक आइडिया पिच किया. मैंने कहा मैं लेट नाइट शो करना चाहता हूँ. अच्छा ठीक है कर लो. तो मैंने लेट नाइट शो वहाँ से शुरू कर दिया जिसको आई थिंक एक शाम तेरे नाम ये पहला. And it was the longest running late night show, I think. नहीं, that happened on TV1. Okay. 1 साल के बाद फिर 8 महीने के बाद इंडस और मेरे दरमियान. लेकिन शायद is it the magic of that hour जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में witching hour, कि आप हमेशा लेट नाइट रेडियो, लेट नाइट टेलीविजन, इसकी क्या वजह है? पता नहीं, because I think I don't sleep, that's why. You're an insomniac. I am. I actually sleep for 2 hours. 2 घंटे सोता हूँ मैं. तो और वो भी अगर मिल जाए तो. आपके लिए एक कॉल है, आपकी किसी फैन ने हमें कॉल की है, तो आइए उनसे बात कर लेते हैं. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. मैं बिल्कुल ठीक ठाक. कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं अली बात कर रहा हूँ कराची से. जी अली, क्या कहना चाहेंगे? साहिर हमारे साथ हैं. मैं आपके शो की तारीफ करना चाहूँगा. बहुत शुक्रिया. आपका शो बहुत अच्छा और बहुत डिसेंट शो है. थैंक यू वेरी मच. और दूसरा जो आपने जो आज गेस्ट बुलाया है, मैं पर्सनली इनका बहुत बड़ा फैन. जबरदस्त. कोई सवाल करना चाहेंगे साहिर से? मैं एक चीज मुझे मैंने उनको काफी अच्छे से फॉलो किया. मैं एक चीज जानता हूँ, मैंने बहुत टैलेंटेड लोग देखे हैं, बस ये हार्ड वर्क है. तो मैं ये बोलना चाहूँगा सर कितनी परेशानियाँ आपके जिंदगी में आई? अच्छा आपकी आवाज थोड़ी सी मफल्ड है, दोबारा सवाल कीजिएगा. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे बहुत टैलेंटेड लोग देखे हैं, बट मैं ये जो हार्ड वर्क कर शायद होती, मैं ये पूछना चाहूंगा कि कितनी परेशानियां आई जिंदगी. बिल्कुल. थैंक यू सो मच फॉर दैट कॉल. आई थिंक हर कोई आपकी कामयाबी का गुर. एक तो भाई 2 घंटे सो के भी इतनी प्रोडक्शन, इतनी एनर्जी, ये कौन सा च्यवनप्राश है, हमें भी बताइए. पहले तो ये डिसाइड कीजिए कामयाबी किसे कहते हैं. बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ कि मैं बहुत कामयाब हूँ. आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ. ये तो वो तो जब मैं when I go from this world then only that last moment is going to decide. जैसे दुनियावी तौर पे लोग कहते हैं पैसा है, शोहरत है, पुल है. मैं थोड़ा सा बिल्कुल अलग हूँ. मेरे फोन में किसी
आम आदमी का नंबर नहीं। मुझे नहीं पता, मैं बहुत इत्मीनान से एक लाइन में खड़ा हो जाता हूँ, नॉर्मल लाइन में खड़ा होता हूँ, अपने नंबर का इंतज़ार करता हूँ। कोई अगर मुझे पुश भी करना चाहता है आगे की तरफ तो मैं नहीं जाता। आई एम वेरी नॉर्मल बीइंग। मुझे नहीं लगता कि मैं कोई स्टार हूँ या मुझे स्टार होना चाहिए। मैं अपनी मर्जी से चीज़ें करता हूँ एंड आई लिव माई लाइफ। ये जो कह रहे हैं कि कितनी मुश्किलात आई, बहुत मुश्किलात आई, इतनी मुश्किलात आई अली, इट्स अनबिलीवेबल सीरियसली। बट मुझे एक चीज़ का पता था कि मुझे सर झुका के बस भागते रहना है, काम करते रहना है। तो मैं काम करता रहा। आई डोंट थिंक कि मैं कभी रुका हूँ। I don't think कि मैं कभी रुकना चाहता हूँ। I always want to try. I never want to look back and say. Behind every successful man, they say that there is a woman. Who's that woman in your life? Lots of women behind my success, you know. अभी तो पीछे गुंबद दिख रहा है मुझे। अभी गुंबद दिख रहा है ना, but I'm actually filled. My whole career is filled with, you know, lots and lots of women. तो बहुत. Would you name Shaista in that? Of course, Shaista. Of course, my mother. Of course, my daughter, my family, everyone. I think. It's not about कि कितने लोग आपके पीछे होते हैं, it's about कितने लोग आपके साथ खड़े होते हैं। There's one person that I remember, her name is Marukh, she's no more. She was a cancer patient. Initially when it started this whole media? Entertainment era and all, तो उस वक्त मैंने अपना रेडियो शुरू किया था and I used to work for Indus and then I shortly joined TV1। तो वहाँ यहाँ पर एक मॉल है तारिक रोड पे, तो वहाँ ऊपर हम लोग लंच करना जाते थे। तो वहाँ एक रोज़ एक लड़की थी जो मुझे अक्सर मैसेजेस किया करती थी रेडियो पे, हर नेम वाज मारो। सो वन डे हम लोग वहाँ कर रहे थे तो मैंने देखा एक लड़की उठ के मेरे पास आई अपने भाई के साथ, कहने लगी साहिर डू यू नो मी? आई सेड नो एंड शी गोज़ दिस इज मारो। मैं आपको मैसेज, मैंने कहा वो मारो कैसे है? दैट डे आई फाउंड आउट दैट शी हैज़ कैंसर, दैट डे। उसके बाद फिर उनसे काफ़ी बात हुई मेरी। शी यूज्ड टू टेल मी कि साहिर नो मैटर व्हाट पीपल से just make sure that you keep working। तो फिर चंद महीनों के बाद वो नहीं रही। एंड जब मैंने पहले अपनी हमारी जो वेबसाइट बनाई थी तो उसमें मैंने लिखा भी था कि वी डेडिकेट दिस टू मारूख। और आज भी जब भी कोई मुश्किल आती है, मुझे प्रॉब्लम लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मैं मारूख की उस चीज़ को हमेशा याद रखता हूँ। बिकॉज शी सेड कि नो मैटर व्हाट हैपेंस you need to make sure you keep working. There's so many unseen people, यानी ऐसे चेहरे जिनको हमने कभी देखा नहीं होता है, जिनसे मिले नहीं होते, लेकिन उनकी ज़िंदगी में आप एक बदलाव ला रहे हैं। You are that ray of hope in their life. Of course, I think वो फिर उसके बाद शहरयार, फिर उसके बाद अनम, ये तमाम वो लोग हैं जो मेरी ज़िंदगी की स्ट्रेंथ्स हैं। शहरयार जो है वो एक CP चाइल्ड है जिसके साथ हम काम करते हैं। He is best friend, is one of my best friends actually. Every single day we talk, every single day we exchange messages. Then Anam lives in Lahore. She's a thalassemia patient and mashallah, when I met her, Ishtiyaq is a very dear friend, make a wish. उन्होंने मुझसे कहा कि वो आपसे मिलना चाहती है, she wants to dance with you. And this was about 12 years back. I said okay. So we danced and then she goes, okay, that was my last wish. I said, hey, hold on. मतलब what do you mean? अभी हमने डांस किया, अभी तुम कहाँ जा रही हो? So you can't really go anywhere. तो then we promised कि अगर हम बात करेंगे, मैंने उससे बोला, मैंने कहा एक प्रॉमिस दो मुझे, अगर हम बात करेंगे तो you're gonna stay. She goes, okay, so if you talk, then I'll stay. I said, so okay. So you stayed in touch with her? Yeah. It's been 12 years. कभी-कभी आपको ऐसा लगता है, जैसे आपने खुद कहा साहिर, कि कोई अहम आदमी का नंबर फ़ोन में नहीं है, कोई इस तरह के हैंगअप्स नहीं है कि भाई who's who के साथ मैंने हैंग आउट करना है। कभी जब आपकी ऐसी स्ट्रगल जब होती है या तनकीद जब आती है, कभी ऐसा हुआ है कि साहिर लोधी अपने आप को अकेला महसूस करे कि I'm cornered, I'm targeted? I'm always alone. Even if I'm in a crowd, I'm always alone. I don't believe that कि मुझे I have my God with me and that's about it. And I'm fine with it. इन गुस्सा किन चीज़ों पे आता है? किसी पे भी नहीं आता। आपने अपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो गुस्सा किया था। नहीं, वो एक अलग बात थी। हाँ। मैं आपको देखें, वो मेरे ख्याल में शायद या मैं समझा नहीं पाया, लोग समझ नहीं पाए। either way, बात ये नहीं थी, बात ये थी कि जब आप एक ख़ास सेक्ट को बोलेंगे कि वो सेक्ट किसी तौर पे भी उसको डिमीन करेंगे, ये उसके बारे में ड्रगटरी रिमार्क्स बोलेंगे कि वो उस तरफ की पब्लिक है और इस तरफ की पब्लिक है, तो उसके खिलाफ मैं खड़ा हुआ था। It wasn't about the film. लेकिन वो कई लोगों ने उसको ऐसे मिसकंस्ट्रू किया कि जी क्योंकि आपकी अपनी प्रोडक्शन थी, आप खुद एक्ट कर रहे थे, तो शायद you reacted. मैं किसी की इनसिक्योरिटी का जवाब तो नहीं दे सकता। हाँ. You can't blame me because I'm successful. True. You can't blame me because I'm Sahir Lodhi. Whether you like it or you don't like it, at the end of the day, I am who I am. I am Sahir Lodhi. And there's only one in your country. In our country, there's only one, and that's me. Yeah. That's me. Whether you like me, you don't like me, it doesn't matter. You won't be able to ignore me. I'm there.
and live with it. Was that the mission, Sahir? Never. कि कोई पसंद करे नहीं करता ना करे, लेकिन मुझे इग्नोर कोई नहीं कर सकता. Never, nothing. मुझे I'm a very crowd shy person. I don't enjoy when I'm in crowds. I keep to myself. मैं अपने आराम से रहता हूँ. मेरे कोई बहुत ज़्यादा दोस्त नहीं है, और मेरे जो दोस्त हैं उनमें से किसी का भी ताल्लुक चंद के अलावा किसी का भी ताल्लुक मीडिया से नहीं है. तो हम लोग को एक अलग लाइफ है और मैं उसको एंजॉय करता हूँ. वो जो आप जिसकी बात करिए, मैं सिर्फ इतना मैं बताना चाहता था, हो सकता है मैं कहीं बताने में रह गया हूँ, मैं बताया नहीं हो, या हो सकता है वो टाइमिंग गलत हो, बिकॉज उस टाइम फिल्म भी रिलीज़ हुई थी तो लोगों ने कहीं उसको उससे कनेक्ट ना कर दिया हो. लेकिन सर अगर मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँ कि जितनी आप अल्लाह ताला की कुदरत में भी देखें ना, कदावर चीज़ें होती है, जैसे आप एक बहुत बड़े पहाड़ को देखें या एक बहुत बड़े मजबूत दरख्त को देखें, वो उतना ही ज़मीन से लगा हुआ होता है. तो जितने आप डाउन टू अर्थ होंगे, ये बात इनकी बिल्कुल सही है कि पता नहीं क्यों हमने ये डिवाइड्स पैदा कर दिए कि जी पुल के इस पार तो पुल के उस बार. अच्छा साहिर, आपसे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी, लेकिन व्यूअर्स से हमने प्रॉमिस किया था कि आपके जो करीबी दोस्त हैं उनसे भी ज़रा मुलाकात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो साहिर को कैसे जानते हैं, यानी साहिर द स्टार और साहिर द फ्रेंड. हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे आपके दोस्त एजाज़ असलन से. अस्सलाम वालेकुम एजाज़, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग. हम बात कर रहे हैं साहिर से, ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं का यहाँ पर जिक्र हो रहा है. आपसे जानना चाहेंगे, बड़ी पुरानी दोस्ती है आपकी, सबसे अच्छी याद क्या है साहिर के बारे में? कुछ याद है आपको पहली मुलाकात आपकी साहिर से कहाँ पे हुई थी? साहिर से मेरी पहली मुलाकात इंडस टेलीविज़न पर जब ये एक मॉर्निंग शो करते थे उस वक्त हुई थी. पहली दफ़ा मैं गया वहाँ, इनसे मिला, बड़ा अच्छा लगा. बस जब से दोस्ती हो गया, ऑन एंड ऑफ हमारी मुलाकात होती रही किसी न किसी शो में, किसी न किसी इवेंट में. और जहाँ तक बात है कि साहिर अच्छे एक्टर हैं, अच्छे एंकर पर्सन हैं या अच्छे आरजे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि इंसान बहुत अच्छे हैं. उसकी वजह यह है कि ये जिस तरह से आपको रिस्पेक्ट देते हैं, चाहे आप इनके शो में जाएं या वैसे आप इनसे मिलें, वो बहुत कम लोगों में होता है. किसी की तारीफ़ करने के लिए बड़ा दिल चाहिए होता है. तो ये क्वालिटी है साहिर की, बहुत बड़ी क्वालिटी है, जिसकी वजह से मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ कि ये अपने सामने वाले को इतनी इज्जत देते हैं, इतना अच्छी तरह से मिलते हैं कि आपका दिल खुश हो जाता है. लिटरली यू फील इट, दिल से करते हैं. बड़ी जो भी तारीफ़ करें या मिलते हैं, बहुत दिल से मिलते हैं. और जिससे नहीं मिलना होता नहीं मिलते, लेकिन जिससे मिलते हैं तो फिर बड़े दिल से मिलते हैं. ये बहुत अच्छी क्वालिटी है साहिर की. अच्छा एजाज, अक्सर अभी हम साहिर से भी ये पूछ रहे थे, क्यों आपको लगता है कि लोग साहिर को शाहरुख खान से हमेशा कंपेयर करते रहते हैं, या ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी साहिर में कहीं कहीं हमें झलक नज़र आती है शाहरुख खान की, और ये बड़ी कोशिश करते हैं उन्हीं की तरह डायलॉग बोलने की. आप बहैसियत दोस्त इनको क्या एडवाइस करते हैं कि कुछ अपने अंदाज को और मुनफरिद कर लो, मुख्तलिफ कर लो? क्या आपका इनको मशवरा होता है? लोग कहते हैं कि शाहरुख खान से इंस्पायर्ड है साहिर, तो ये हर इंसान, चाहे एक्टर हो चाहे आम आदमी हो, हर कोई किसी ना किसी से इंस्पायर्ड ज़रूर होता है. कोई किसी एक्टर से होता है, कोई किसी पॉलिटिशियन से होता है, हर एक के अपनी अपनी वो होती है. तो इसमें अगर है भी तो कोई बुरी बात नहीं है मेरे ख्याल में. हमें उसी तरह से इस चीज़ को लेना चाहिए. सो इट्स ऑल गुड, ऑल द बेस्ट साहिर. आई विश यू ऑल द बेस्ट इन एवरीथिंग यू डू, एंड यू आर अ वेरी सिंसियर एंड जेन्युइन पर्सन. तो मुझे ऐसे लोग हमेशा से ही बहुत अच्छे लगते हैं. आप जो भी करें, बहुत अल्लाह आपको कामयाबी दे और हमेशा खुश रहें. थैंक यू. बहुत बहुत शुक्रिया एजाज हमारे साथ मौजूद होने का. साहिर, यू हैव सम ब्रिलियंट फ्रेंड्स और आपको हमेशा वो बैकअप करते रहते हैं. 2 मिनट रुक जाइए, ब्रेक लेते वापस आएंगे, फिर उसके बाद कॉल्स भी लेंगे. वेलकम बैक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. आपकी ट्वीट्स, आपकी कॉल्स अब तक पहुंच रही हैं. मेरे अपने सवालात इतने सारे हैं कि हम ले नहीं पा रहे, लेकिन नंबर्स आपके सामने. कॉल कीजिए. हमारे साथ मौजूद है साहिर लोधी. दिस इज़ अ 1-on-1, वेरी कैंडिड, वेरी एक्सक्लूसिव. वैसे तो साहिर के बारे में ये बात मशहूर ही है कि जो काम करते हैं अपने दिल से करते हैं, कोई उसमें मिलावट खोट खपट नहीं होती. तो आज भी जितने सवालात हैं, चाहे जो भी सवालात हैं, उसका बड़ा दबंग और बड़ा ऑनेस्ट आंसर हमारे पास आ रहा है. अभी साहिर मैं पूछना चाहूँगी, ये जो चेंज योर लाइफ इनिशिएटिव
पर्सपेक्टिव है। आम तौर पे हम सब एक कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। आप भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने शोहरत दी, पैसा दिया। अपने इस कंफर्ट जोन में आप बहुत सारे नाज़रीन शायद ये नहीं जानते होंगे कि उसको चैलेंज करते हुए यू राइट नाउ परस्यूइंग अ PhD इन एस्ट्रोफिजिक्स माशाल्लाह। तो ये ख्याल कैसे आया? और मुश्किल था वापस पढ़ाई की तरफ जाना? बहुत मुश्किल था यार, बहुत। मैं 2-3 पेपर फेल करने के बाद ये सब कुछ हुआ है। Seriously, and I'm still, I think I am not the brightest student in my class. I really am not, honestly. बहुत बुरी हालत है। आप भाई कोई नॉर्मल सा कोई कहे कि भाई मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ तो समझ भी आता है, आपने निकाला भी तो एस्ट्रोफिजिक्स। अच्छा, उसमें एक बात है, फिजिक्स हैज ऑलवेज बीन माय सब्जेक्ट। मुझे बहुत पसंद रहा है। जो कहते हैं ना क्वीन एंड मदर ऑफ ऑल साइंसेस। आई यूज्ड टू टीच फिजिक्स। मैं उसकी लैब का डायरेक्टर था अपने कॉलेज में। मुझे बहुत अच्छा लगता था। द ओनली थिंग इज कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरफ चला जाऊंगा। आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक यार मैं फिलॉसफी के अंदर PhD करूंगा और एक ना एक दिन मुझे करनी है PhD। बट देन आई रियलाइज कि यार फ़लसफ़ा तो रोज़ ही समझ आता है, रोज़ ही हम लोगों से मिलते हैं, रोज़ ही लोग। ये एक ऐसी नॉलेज है जो अगर मैं इसको परस्यू करता हूँ तो इंटरेस्टिंग भी है और चैलेंजिंग बहुत ज़्यादा है। सही। आई मीन देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कैलकुलेशंस, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो आई थिंक इस वजह से मैंने परस्यू किया। आप दुआ कीजिए कि मैं 3-4 साल में ये ख़त्म करने में कामयाब हो जाऊँ। मुझे लग नहीं रहा मुझे। वो जैसे वो पता नहीं एक अंग्रेजी मूवी थी ना, इनसाइड द माइंड ऑफ सो एंड सो। आई एम जस्ट ट्राइंग टू थिंक कि यू थिंक अबाउट द कॉमन मैन, यू रनिंग अ क्लिनिक, यू डूइंग टेलीविजन, रेडियो एंड देन एस्ट्रोफिजिक्स। यानी आपका दिमाग अगर एक मेज हो तो इसमें तो गुम जाए बंदा। वन लाइफ ओनली, आई हैव गॉट वन लाइफ टू लिव। इससे पहले कुछ भी नहीं है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। इसके बाद क्या है हमें नहीं पता। नहीं, इसके बाद कुछ मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है। आई एम जस्ट हियर एंड दैट्स अबाउट इट। आई डोंट बिलीव इन फ्यूचर प्लानिंग्स और ये कि मैं इसके बाद कहाँ जाऊंगा अल्लाह मियाँ को पता है। वो जानते हैं कि मैं कहाँ, वो मुझे रखेंगे, उनको मालूम है। मैं आई बिलीव दिस इज वन लाइफ टू लिव। ये मैं एक ही जिंदगी जी रहा हूँ और इसी के अंदर मुझे सब कुछ करना है। आई हैव नो लिमिट्स व्हाटसोएवर। आई कैन डू एनीथिंग इन माय लाइफ, नो मैटर व्हाट इट इज। आई कैन अचीव दैट। मैं जिंदगी में सब कुछ कर सकता हूँ एज लॉन्ग एज आई एम ब्रीदिंग, एज लॉन्ग एज आई हैव दिस utmost believe। मैं मेरी खुद की सेइंग है। मैं ये कहता हूँ कि as long as you're breathing nothing went wrong, nothing went wrong as long as you're breathing। आप सांस ले रहे हैं तो आप जिंदगी में सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। जितनी भी मेरी पूरी लाइफ, मैं सच आपको बता रहा हूँ, मैं जितने फेलियर से गुजरा हूँ, मैं जितनी चीज़ों से गुजरा हूँ, मैं जितनी तकलीफ़ों से गुजरा हूँ, उसके बाद लोग अक्सर ये कहते हैं कि यार आप कैसे खड़े हैं, क्यों खड़े हैं। मेरे पास और कुछ चॉइस ही नहीं है। सही। लेकिन जिस चीज़ को इंसान फेलियर कहता है, ये तो आपका पर्सपेक्टिव है ना। अब आपसे मिसाल के तौर पे पूछूं कि बॉक्स ऑफिस पे योर मूवी डिड नॉट डू वेल, आपके ख्याल में वो फेलियर है या उसने आपको जिंदगी में बहुत कुछ सिखाया? It was one of my most celebrated successes. Reason because वो मूवी मेरे दिल के बहुत करीब थी। I never said कि मैं एक सुपर हिट फिल्म बनाऊंगा। मैंने ये कहा था मैं फिल्म बनाऊंगा और मैं उसे पर्दे पे लगाऊंगा और मेरी कोशिश ये थी लुक लाइक अ फिल्म। ठीक है, उसके स्टोरी के अंदर फ्लॉज हो सकते हैं, उसकी डायरेक्शन में फ्लॉज हो सकते हैं। डायरेक्शन तो मैंने की भी नहीं थी उसकी। When the movie was finished, things happened and it fell into my lap. डायरेक्शन तो मैंने की भी नहीं थी उसकी। लेकिन I own it। उसके फेलियर को ओन करता हूँ मैं, उसके बॉक्स ऑफिस पे बहुत ज़्यादा ना चलने को ओन करता हूँ। लेकिन मैं इस बात को भी ओन करता हूँ कि उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया। I would never call Rasta a flop. I would never call Rasta a failure. It's my was an experience. It was an experience. और मैं अपनी ख्वाहिशात पे डेडलाइंस लगाता हूँ और वो मेरे गोल्स बन जाते हैं। तो मुझे पता होता है कि मेरी डेडलाइंस क्या हैं। आई एम वेरी फोकस्ड पर्सन। मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मैं इर्द गिर्द को बेहतर बनाने के लिए काम भी करता हूँ, अपने लिए भी करता हूँ, दूसरों के लिए भी करता हूँ। एट द सेम टाइम मुझे ऐसे लगता है कि जब ख्वाहिशात पे आप डेडलाइंस लगा देते हैं तो वो आपके गोल्स होते हैं और वो आपको डिफाइन करते हैं। तो रास्ता वाज माय गोल। वरना तो इट्स जस्ट वो जैसे ख्याली प्लाव कहते हैं ना, अगर उस पर डेडलाइन ना हो तो आज आपने सोचा, आपने कहा कि जी मैं पायलट बन जाऊं, एक्टर बन जाऊं, बट अनलेस यू चैलेंज योरसेल्फ एंड पुट अ डेडलाइन। आई थिंक अगर ये रेजोल्यूशन मेंटोर वाली बातें इसमें से हम निकाल लें, 2019 के लिए अगर आपने भी कोई ख्वाब देखे हैं, मेक इट मेक श्योर दैट देयर इज अ डेडलाइन टू इट। और एक काम और कीजिए अब। यस ऑफ कोर्स, एक काम और भी कीजिए। देखो मैं थोड़ा कंफर्टेबल होकर बैठा। हाँ बिल्कुल। हमने देखे जूस, कॉफी, आप कुछ और तकिया भी लाओ भाई। एक काम जरूर कीजिएगा, अपनी ख्वाहिशात पे डेडलाइन लगाइएगा, लिख लीजिएगा और उसके बाद किसी पीस ऑफ पेपर पे उसको लिख लें। आई एम वेरी ओल्ड स्कूल, लेकिन इस वक्त जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये आपकी सक्सेस में आपको बहुत काम आएगी। ट्रस्ट में, जो भी लोग, जो भी हजरात, जो भी बच्चे या जो ख्वातीन मुझे देख रही हैं, उन सब के लिए कह रहा हूँ लिख लीजिए और उसके बाद एक जगह जब आप उसको लिख लेंगे उसको रख लीजिए और दिन से 4 से 5 मरतबा आप उसको देखें एक दिन में। आपका दिमाग जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा GPS है। वो रास्ता खुद बनाएगा, वो दरियाफ्त करेगा, वो आपको बताएगा कि आपको सक्सेसफुल होना कैसे है।
think of the most impossible thing in this world, the most impossible. I don't care कि क्या है. Think about that you're going to visit Alpha Centauri. I don't care. Think about कि तुमको मून पे जाना है. Think about that and write it down and put a date to it. कहो कि मुझे मून पे जाना है 2021 22 मई को मैं मून पे हूँगा. I promise you and keep looking at it for 4 to 5 times a day. I promise you आपका दिमाग आपको कम से कम एक मैप बना के जरूर दिखा देगा कि आप मून पे कैसे जाते हैं. True. The universe talks to you. It is called law of attraction. जब आप सोच लेते हैं, जब आप लिख लेते हैं, जब आप उसको रोज देखते हैं, तो फिर आपको वो चीजें नजर आना शुरू हो जाती हैं. आपके सबकॉन्शियस में इम्प्रिंट हो जाती हैं वो चीजें. तो आई थिंक सॉरी मैं थोड़ा सा एक्साइटेड. नहीं आई थिंक दिस इज अमेजिंग. और हमारी तो कोशिश ये होती है कि हम आपको इंस्पायर करें. वी हैव मोटिवेशनल पीपल लाइक योरसेल्फ बीइंग हियर. बट सर, बिकॉज़ आई एम इनटू द फाइनल फ्यू मिनट्स ऑफ माय शो, मैं जरूर आपसे पूछना चाहूंगी, वी नो यू एज एन एक्टर, वी नो यू एज टैलेंट, शाइस्ता की वजह से वी इवन नो अ बिट ऑफ योर फैमिली लाइफ. हाउ आर यू एज अ फादर? I'm a very struggling father. I'll tell you why. Really? Very struggling. I love my daughter, but I don't get much time to spend with her. So I think I'm struggling there. I love her, and these days they're abroad. I think तो वो एक और भी इशू होता है, तो वो टाइम डिफरेंस भी होता है. तो मैं हमेशा व्हाट्सएप पे होता हूँ, बात कर रहा होता हूँ, उसे देख रहा होता हूँ. I want to spend my time with her. I think she is the most precious gift that I've ever gotten. मैंने जब उसको पहली मर्तबा, she was a preemie, तो मैंने जब उसे पहली मर्तबा अपने हाथ में लिया था, तो मुझे लगता था कि the whole universe has stopped. और आज भी यही हाल है. She smiles. She can get away with murder with me. I mean, literally. मेरे खुदा. You're a doting father. I can see that. I mean, God. It's just like, you know, she can do anything. हाँ. और वो बिल्कुल सही है. तो मुझे ऐसे लगता है कि I'm struggling with it. I'm still trying to be the best father that I can be, and I hope one day when you're going to grow up and I'll be very old, I just want you to know that every single moment that I spend without you, तुम्हारे बगैर मैं जो भी दिन गुजारता हूँ बेटा, और जो भी लम्हा गुजारता हूँ, I owe it to you. I'm so sorry that the times that मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ वो मैं नहीं रहता because I have to work. But just remember this and always remember this, no matter where I am and whatever I'm doing, I'm always thinking of you and I love you the most. I do. And this is perhaps the most beautiful moment in this talk today. लेकिन मुझे बताएं साहिर, I know I'm going to take you away from this very beautiful emotional moment. बिल्कुल ओपरा विनफ्रे की तरह आपने एक तारीख जो हम अपने व्यूअर्स को नहीं बताएंगे डिसाइड कर ली है कि वो शायद मेन स्ट्रीम शो बिजनेस में, टेलीविज़न में वो आपका आखिरी टाइम होगा, यानी आखिरी ईयर होगा, या यू डोंट वांट टू वर्क बियॉन्ड दैट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. इसकी क्या वजह है? यानी उसके बाद कोई और ख्वाब की डेडलाइन रखी हुई है? जी बिल्कुल, मेरा एक ख्वाब है. आई वांट टू ट्रैवल द वर्ल्ड एंड आई वांट टू मेक श्योर एवरी सिंगल सैटरडे एंड संडे आई वांट टू स्पेंड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में. ये मेरा ख्वाब है. मैंने एक कंपनी के बारे में ख्वाब सोचा कि मुझे वो कंपनी बनानी है जहाँ हम सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेके आएँ, जहाँ हम सब अपने अपने लोगों के लिए काम करें. बनाए से अपने लोग, दैट मीन्स द ग्लोबल विलेज, एक्चुअली द ग्लोबल विलेज. तो ये मेरा ख्वाब है. मीडिया में, और मेरा एक ऐसा मानना भी है कि मीडिया में जब तक आप अपनी जगह नहीं छोड़ते, आप नए लोगों को चांस नहीं देते. पीपल हैव सीन इनफ ऑफ मी. I think in a couple of years or in 3 years, I think I'd be overdue. लेकिन रेडियो तो आप नहीं छोड़ेंगे. Radio is your first love. Never. Radio, yeah. I don't know if it's love or not, but I think radio is my oxygen. I don't think I can breathe without it. तो वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता. Radio is always going to be there. Radio is something that is in me. What do you feel? आप जब बात कर रहे होते हैं रेडियो पे और अकेले एक छोटे से बॉक्स में होते हैं आप, एंड आई लव द फैक्ट दैट यू कैन हेयर योरसेल्फ, लेकिन आपके जहन में उस वक्त क्या चल रहा होता है? कुछ भी नहीं. ये तो मैं आपको सच बता रहा हूँ. रेडियो और टेलीविजन मेरे जहन में कभी कुछ नहीं चलता. आई थिंक जहन तो इस्तेमाल ही नहीं करता व्हेन आई डू दीज टू थिंग्स. आई थिंक सब यहाँ से चलता है. जो बस हो गया बस वो हो गया. एंड आई जस्ट प्रे टू गॉड कि मुझसे कोई ऐसी गलत बात ना हो जो किसी चीज़ को भी मुतासिर करे, या जो लोग ना सुन पाएँ या उनको अच्छी नहीं लगे. I mean, given there are times when I do bad radio, there are times when I do bad television, there are times when I do good radio, and there are times when I do good television. तो वो सब चलता है. बट मैं जो कुछ करता हूँ दिल से करता हूँ. कभी उसके लिए प्रिपरेशन नहीं की, सोच के नहीं बोला कुछ भी. मैं सोच ही नहीं सकता, क्योंकि रेडियो समथिंग जिसमें मैं एक बार एंटर हो जाऊँ उसके अंदर, तो मुझे लगता है दैट आई एम अलाइव. आई एम एक्चुअली अलाइव. रेडियो इज अ फ्रेंड
It's your calling. Kind of my best friend. It's your calling and it's your magic. Sahir Lodhi, it was an absolute delight to speak to you. बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला. आपके फैंस, हमारे व्यूअर्स जो आपसे बात करना चाहते थे, जो जानना चाहते थे about Sahir, I'm sure that this has been a pleasure for them. Thank you very much. Likewise, बहुत शुक्रिया आपका. And I've always admired your work. हमेशा आप बहुत अच्छा करते हैं. Keep doing that. बहुत शुक्रिया. And thank you आज टेलीविजन. बहुत शुक्रिया. Thank you so much. और इसी के साथ प्रोग्राम अपने ख़िताम को पहुँचता है. कल आपसे फिर मुलाकात होगी. अपना बहुत ख्याल रखें और जो हमने आपके लिए एक्सट्रैक्ट्स ऑफ इंस्पिरेशन रखे हैं, जब तक आप सांस ले रहे हैं, जब तक ये सांस चल रही है, ये दिल धड़क रहा है, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट एंड यू कैन पिक योर सेल्फ अप एंड यू कैन अचीव एनी ड्रीम. इसी के साथ मुझे यानी सिद्रा को इजाज़त दीजिए. अपना ख्याल रखिए. खुदा हाफिज़.